सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में आज अध्ययन करेंगे और उसमें भी हमने जो टॉपिक लिया है वन और पार्क। तो आज का जो हमारा विषय है वो है उत्तर प्रदेश और इसमें भी हमें अध्ययन करना है वन एवं पार्क। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पहला, वन नीति के अनुसार, वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33.33% वन होना चाहिए। ये है भाई आदर्श स्थिति वन की। वन कितने होने चाहिए? जो आदर्श स्थिति है वन नीति के अनुसार वो कितनी है? 33.33% होने चाहिए। चूंकि प्रदेश में इतने वन नहीं है, अब कितने हैं ये भी देखेंगे। राज्य में सामाजिक वानिकी, राज्य में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई थी। राज्य में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? 1976 में। हमारा उद्देश्य ये है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए हमने जो कलेक्शन किया है प्रश्नों का वो उसी को ध्यान में रखते हुए किया है। तो आपको हम वही बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? वन। सर्वाधिक वन भाई कहां पर है? सोनभद्र में। और न्यूनतम वन क्षेत्र यानी सबसे कम, अगर राज्य में देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला वो है हमारा संत रविदास नगर। तो पहला सवाल तो हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि भाई सर्वाधिक जो वन है वो किस जिले में है? वो सोनभद्र में। और सबसे कम संत रविदास नगर जिले में हैं। कायदे से वन होने कितने चाहिए? 33.33%। लेकिन हाल ही रिपोर्ट के अनुसार जो वन नीति की रिपोर्ट है उसमें इतना अभी राज्य में नहीं है, 23-24 पर ही पहुंच पा रहे हैं। अगला सवाल है, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर है? ये है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी। तो एकमात्र, तो ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये है कहां पर? लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का प्रथम पक्षी विहार, राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज
पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। और ये कहाँ पर पड़ेगा? ये उन्नाव जिले में। ये कहाँ पर है? उन्नाव जिले में। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? लाख बहूसी। पहले तो नाम ही देख लें। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार का नाम क्या है? लाख बहूसी पक्षी विहार। और ये है कहाँ पर? ये है कन्नौज। ये कहाँ पर है? कन्नौज में। अगला प्रश्न है, राज्य मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा हो गया लाख बहूसी कन्नौज में, और राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार ये है भाई पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार। और ये कहाँ पर है? एटा जिले में। तो यह भी क्लियर हो गया। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? और राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? वो है नवाबगंज पक्षी विहार। ये आपके सामने दिए हुए हैं। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? दुधवा। तो आज हमारी जो चर्चा है वो क्या है? वन और पार्क। तो उत्तर प्रदेश में जितने टॉपिक से रिलेटेड सवाल बन रहे हैं उन सवालों की चर्चा आपके सामने हो रही है। अगला प्रश्न है, राज्य में उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। लाइन सफारी पार्क की स्थापना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है परीक्षा में। लाइन सफारी पार्क की स्थापना इटावा जिले में, इटावा के सैफई नामक स्थान पर। लाइन सफारी कहाँ है? इटावा जिले में है। अगला प्रश्न, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? वह है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। और कहाँ पर है ये? मेरठ में। तो ये जो प्रश्न है, जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, इनको याद कर लिया जाए, क्योंकि आगामी परीक्षा में इसमें से प्रश्न बने तो आपका हर हाल में सही होना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार और प्राणी उद्यान जो भी हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको एक बार देख लेते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ पर है। कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, एक बार उस पर भी दृष्टि डाल लेते हैं तो तैयार हो जाएगा। तो अभी तो हमने बताया था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। और दूसरा चंद्रप्रभा
वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, इसकी स्थिति कहाँ पर है? चंदौली। ये भाई चंदौली में स्थित है। तीसरा है किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव विहार। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? यह भी लखीमपुर खीरी में है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी लखीमपुर खीरी में है और किशनपुर वन्य जीव विहार भी कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। चौथे नंबर को देखते हैं, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर स्थित है? ये है भाई बहराइच में। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में। पांचवा नंबर का रानीपुर वन्य जीव विहार, ये है चित्रकूट, वो बांदा जिला है ये। छठवां है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश का जिला जो ललितपुर है उसमें कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। और हालांकि ललितपुर में एक खास बात और है क्योंकि इसका जो जनसंख्या घनत्व कैसा है? सबसे कम। अगला सवाल, अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर है? ये दिया हुआ है भाई आगरा और इटावा क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला दिया हुआ है कैमूर वन्य जीव विहार, मिर्जापुर, सोनभद्र, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर। आप इसको मेरठ ही रखिए। अगला है सोहागी बरबा, नाम क्या है? सोहागी बरबा वन्य जीव विहार, ये है महाराजगंज में। अगला है सोहेल बा वन्य जीव विहार, ये है बलरामपुर। अगला है कछुआ वन्य जीव विहार, ये है वाराणसी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 6 ही हमने पहले चर्चा की। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव आगरा, कैमूर, मिर्जापुर, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, सोहागी बरवा कहाँ पर है? ये महाराजगंज में। और सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर और कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। अब इसके अलावा और भी है, उन पर भी नज़र डालते हैं। अगला है नवाबगंज,
नवाबगंज पश्चिम बिहार। ये है भाई उन्नाव। उसके बाद समसपुर, समसपुर पश्चिम बिहार। ये है कहाँ पर? रायबरेली। ये रायबरेली में, ये तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। कौन सा वाला? समसपुर पश्चिम बिहार। अगला है लाख बहुसी पश्चिम बिहार। ये है कन्नौज। अगला है सांडी पश्चिम बिहार। ये कहाँ पर है? हरदोई जिले में। उसके अलावा बखीरा, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। बखीरा पश्चिम बिहार। ये है भाई संत कबीर नगर। ओखला पश्चिम बिहार। ये कहाँ पर है? गाजियाबाद। एक है समान वन्यजीव, वन्यजीव बिहार। ये मैनपुरी, ये भी जिला है उत्तर प्रदेश का। तो नवाबगंज, समसपुर, लाख बहुसी, सांडी, बखीरा, ओखला और समान, ये पश्चिम बिहार और वन्यजीव बिहार। इनको भाई एक बार याद कर लेना है। अब इसके आगे दो चार और हैं, उन पर भी नजर डालते हैं। अगला दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। इसकी अवस्थिति कहाँ है? प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ में है। अगला सूर सरोवर वन्यजीव विहार। ये है आगरा में। कौन सा वाला? सूर सरोवर। अगला है सुरताल। कौन सा वाला है? सुरहा, सुरहा ताल पश्चिम बिहार। ये है भैया बलिया में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पटना पश्चिम बिहार। ये है एटा में। विजय सागर वन्यजीव बिहार। विजय सागर वन्यजीव बिहार। ये कहाँ पर है भाई? ये है गोंडा, नो, महोबा जिले में है ये। अगला है पार्वती पार्वती अर्गा वन्यजीव बिहार। ये है गोंडा जिले में। तो इस तरह से
जो उत्तर प्रदेश के जो पार्क हैं यानी वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान, इनके बारे में एक दृष्टि डाली कि भाई ये कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे पटना पक्षी विहार भी पूछा गया है परीक्षा में, तो ये एक बार इनको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षा होगी उसमें तो ये संभावना बनी रहेगी कि उत्तर प्रदेश की जानकारी पूछी जाए। अब चाहे वो टॉपिक कोई भी रहा हो, वन क्षेत्र से रहा हो, लोक नृत्य हो, मेले हो, कोई ना कोई टॉपिक से कोई ना कोई सवाल जरूर बनेगा। तो यहाँ तक बात हुई हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य की। अब कुछ दृष्टि डालेंगे उत्सव एवं महोत्सव। अब इनको भी देख लेते हैं। पहला है बौद्ध महोत्सव। बौद्ध जो महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो भाई मनाया जाता है कुशीनगर में। और दूसरा बुद्ध महोत्सव, ये सारनाथ। तीसरा सुलह कुल उत्सव, ये मनाया जाता है आगरा में। ये तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। और क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता पर। किस पर मनाया जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता को केंद्र बिंदु मानकर ये उत्सव मनाया जाता है आगरा में, सुलह कुल। बहुत बार पूछा गया। चौथा ताज महोत्सव। अब ताज से ही नाम पता चल गया कि कहाँ है भैया? आगरा में। ये महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। पांचवा कंपिल उत्सव, ये गंगा के किनारे कहाँ पर मनाया जाता है? फर्रुखाबाद जिले में। कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद जिले में मनाया जाता है। बड़ा ही रमणीक स्थल है। छठवां लठमार होली, आज सभी जानते हैं। कहाँ पर? बरसाना, मथुरा में। मथुरा जिले में बरसाना में ये लठमार होली हर साल मनाया जाता है। भारत के तो छोड़ो, विदेश के लोग आते हैं इस उत्सव में शामिल होने के लिए। अब इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया जाए परीक्षा तक। देखो, टीचर जो है वो सिर्फ क्या है? गाइड कर रहा है। किसी भी कोचिंग में, किसी भी संस्थान में इतनी ताकत थोड़ी है कि वो किसी को आईएएस या पीसीएस बना रहा हो। नहीं भाई, वो सिर्फ दिशा देता है। चलना तो खुद ही पड़ता है, स्टूडेंट को खुद ही चलना पड़ेगा। वो गाना था ना पुराना, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। भाई चलना तो खुद ही होगा, स्टूडेंट को बस खड़ा करना है। ये काम होता है टीचर को कि वो चलने के लायक हो जाए। और जैसे ही चलना वो शुरू कर देता है, फिर उसे कौन रोक पाता है? जैसे कभी आपने देखा होगा, व्यवहार में बताता हूँ, गाड़ी बंद हो जाए सड़क पर, मान लो 4 व्हीलर है, 10-5 आदमी मिलकर धक्का मारते हैं, और एक बार वो स्टार्ट हो गई ना तो गाड़ी रुकने वाली नहीं। फिर वो जो धक्का मार रहे थे ना, वो भी नहीं पकड़ सकते उसको। तो टीचर क्या है? वो तो एक टॉर्च बियरर की तरह होता है। उसने रोशनी दिखानी है, स्टूडेंट को आगे बढ़ाना है, लड़ना खुद ही पड़ेगा। यानी कोई भी बाहरी तत्व ऐसा नहीं है कि वो आपको आपकी परीक्षा को पास करा दे। केवल क्या है, वो आपको प्रेरणा देगा, प्रेरणा स्रोत बनेगा, और आपके मन में वो ताकत पैदा हो जाएगी। हाँ भाई, ये टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका मन होगा, अब आप घर पे पढ़ेंगे
तो आपको ये पता चला कि मैंने ये पढ़ाया कि वन वाला टॉपिक है, कुछ यहाँ पर मिसिंग हो रहे होंगे पॉइंट्स, वो आप घर पे पढ़ेंगे। तो एक तरीके से एक हमारा ये मार्गदर्शन, तो टीचर, लेकिन चलना तुम्हें होगा। तभी तो कह रहे हैं कि आप खुद चलिए, यानी आपको स्वयं दीपक बनना पड़ेगा, स्वयं जलना पड़ेगा, तब रोशनी आएगी। तो भाई कोशिश करिए। हमारा प्रयास तो यह है कि तुम्हारे अंदर वो तत्व, परीक्षा को लेकर अपने अंदर वो एनर्जी है ना, वो एक मनोबल तैयार हो जाए कि भाई हमको टेस्ट पास करना है, और टेस्ट पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको खुद। हमारा प्रयास जितना है वो भी रहेगा, और फिर आप भी पढ़िए। तो बिना आपके पढ़ने से कोई परीक्षा पास नहीं होगी, ये तय समझो। खुद पढ़ो। हमारे टॉपिक के आधार मानकर आज ये टॉपिक पढ़ाया, इसका और डिटेल स्टडी करें। एक बार पढ़ेंगे आपको टॉपिक तैयार हो गया, टीचर मदद कर ही रहा है आपकी, तो आप तैयारी करिए। अगला देखते हैं गंगा उत्सव। गंगा उत्सव अब ये कहाँ मनाया जाता है? ये गंगा उत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। दूसरा सैफई महोत्सव इटावा जिले में, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? इटावा में। अभी मैंने बताया था इससे रिलेटेड एक लाइन सफारी। उसके बाद कबीर उत्सव, ये कहाँ पर? मिर्जापुर में। अगला है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये है प्रयागराज में। उसके बाद कल के महोत्सव कहाँ पर? संबल में। तो ये कुछ बाकी महोत्सव है, इन पर भी रखिएगा। जैसे अब बात करेंगे नेक्स्ट डे हम मेले की, जैसे नौचंदी मेला है मेरठ में लगता है, तो आज इनकी चर्चा हो गई, कल और दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात जो मेरा कहना है, कहते हैं ना अप दीपो भव, आप स्वयं दीपक बनिए। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ प्रश्न करंट के लेते हैं, क्योंकि हमारा आपसे वादा है कि रोजाना जो भी 10-5 क्वेश्चन बनेंगे करंट के, और मुझे लगता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो उसी क्रम में करंट के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न लिया है, परमाणु सक्षम मिसाइल, परमाणु सक्षम मिसाइल, और जिसका नाम है सरमत, का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? रूस ने। परमाणु सक्षम मिसाइल, और मिसाइल का नाम सरमत, का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? रूस ने। दूसरा प्रश्न, ई किताब कोश जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। तीसरा प्रश्न भाई, गुरुजी स्टूडेंट
क्रेडिट कार्ड योजना किसने शुरू की है? झारखंड ने। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व दिल्ली के लाल किले में मनाया गया। अब गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व कहाँ मनाया गया? दिल्ली के लाल किले मनाया गया। अब जरा दृष्टि डालते हैं इस पर। ये सवाल ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिख परंपरा में जो सिख धर्म की बात करें तो पहले गुरु कौन हुए? तो पहले गुरु तो गुरु नानक, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। पहले गुरु थे और उसी गुरु परंपरा में 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर, उसी परंपरा में ये गुरु है। इनको जो फांसी दिलवाई वो कौन था? वो दुष्ट था औरंगजेब। औरंगजेब ने इनको फांसी दिलवाई। ये सवाल भाई परीक्षा में पूछा जाता है। और एक और गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु हैं। इनको जहांगीर। अब यहाँ पर दोनों गुरु गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, ये दोनों गुरु हैं और गुरुओं का काम समाज को आगे दिशा देना, यही काम होता है। और ये दोनों गुरुओं का अगर सिख परंपरा में देखें, इनका इतिहास को पढ़ें, तो इन्होंने बहुत बलिदान दिया लेकिन झुके नहीं। तो 2 सवाल आपको क्लियर हो गए साथ के साथ, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। अब अगला प्रश्न देखते हैं करंट का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात में बड़ोदरा के पास हलोल, क्या नाम है? हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। क्योंकि ये हाल ही में यात्रा पर आए हुए हैं कौन? बोरिस जॉनसन। तो कहाँ का प्रधानमंत्री है? एक प्रश्न तो यही हो गया कि भाई ये ब्रिटेन का है। गुजरात में किस जगह पर
तो वडोदरा के पास हलोल नामक जगह पर किसकी फैक्ट्री है? जेसीबी, इसका उद्घाटन किया। तो ये सवाल क्लियर हो गया। अब प्रश्न पूछने वाला कैसे पूछेगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपको याद रखना है। अब बात करेंगे भाई अगले प्रश्न की। फिलीपींस में अभी एक तूफान आया हुआ है, 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं भैया। उसका नाम है तूफान का एक्टन। अगला प्रश्न है, भारत के वैज्ञानिक सलाहकार, यानी जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है, किसको बनाया गया है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद नामक स्थान पर में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यह भी प्रश्न है भाई करंट का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वो कौन सी जगह है, दाहोद में कितने करोड़ रुपए की है? 22,000 करोड़ रुपए विकास परियोजना का उद्घाटन किया। तो 3 सवाल ये आपको दिख ही रहे हैं सामने। तूफान का नाम फिलीपींस में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, कौन? अजय कुमार सूद। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री बनेगी। कौन सी बनेगी? 3 व्हीलर फैक्ट्री। कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री बनेगी, भाई बनाई जाएगी। यहाँ पर एक सवाल ही हो गया। अगला प्रश्न है, मुंबई भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मुंबई भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब इस तरह हमने 10 प्रश्न करंट के लिए जो आज के हैं आप याद करेंगे तो कुछ न कुछ आपको इसमें से सवाल मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आज हमारी जो चर्चा हुई थी वो क्या हुई थी? एक तो उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य, इनको याद करना है, महोत्सव याद करना है और करंट की ये 10 सवाल।
तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।